प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। चैप्टर चल रहा था बायोमोलिक्यूल, उसमें एनसीईआरटी के डिफिकल्ट क्वेश्चन या वो क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना, इस वीडियो में। अब उसमें से मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में डिस्कस करने को। ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट के हैं। ध्यान देना, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इन टेक्स्ट और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। तो ये चारों क्वेश्चन इन टेक्स्ट के हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। अगर इसकी हिंदी करूं तो कह रहा है अंडे को उबालने पर अंडे के अंदर का जो पानी है वो कहां चला जाता है। अंडे को उबालने पर अंडे के अंदर का जो पानी है कहां चला जाता है। कच्चा अंडा देखा होगा, टूट जाए तो उसमें से लिक्विड निकलता है, लेकिन अगर अंडा बॉयल हो तो उसको तोड़ने पर कोई लिक्विड नहीं निकलता है, वो सॉलिड हो जाता है। तो कह रहा है अंडे का छिलका जो है व्हाइट कलर का है, उसकी वजह से कोई पानी बाहर तो उड़ के गया नहीं। तो अंडे को उबालने पर अंडे के अंदर जो पानी था वो जब बाहर उड़ के वेपराइज होके तो गया नहीं, तो उसके अंदर जो पानी था वो गया कहां। तो इसका आंसर ये है प्यारे बच्चों, बहुत सरल सा, कि जब आप अंडे को उबालते हैं तो उसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। देखा होगा अंडे में एक व्हाइट वाला पार्ट होता है, एक पीला वाला। व्हाइट वाला पार्ट होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, पीले वाले पार्ट को बोलते हैं यॉक, YOLK यॉक, है ना। तो जब हम अंडे को उबालते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, उसका डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आपने पढ़ा हुआ है, मैंने पूरा इस पे एक वीडियो आपको सेंड किया था। तो पूरी बात क्या हुई, जब हम अंडे को उबालते हैं तो उसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन होने पर वो प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। डीनेचुरेशन होने पर वो प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से एग को बॉईल करने पर आपका पानी गायब हो जाता है, आपको दिखाई नहीं देता है। दोबारा से क्वेश्चन देख लें। क्या होता है अंडे को बॉईल करने पर जो उसके अंदर पानी होता है वो कहां जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ इंग्लिश में, व्हेन वी बॉईल द एग then denaturation of albumin protein occur and this denatured protein absorb water, that's why water become disappear on boiling the egg। हिंदी में क्या कहा, जब हम अंडे को उबालते हैं तो उसके अंदर जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है उसका डीनेचुरेशन होता है और ये डीनेचर्ड प्रोटीन उस पानी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा सोख लेती है, इसलिए वो पानी उबालने के बाद नजर नहीं आता। उम्मीद है पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम सेकंड क्वेश्चन पे, ये क्लियर हो गया है। वाई कैन नॉट विटामिन सी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। विटामिन सी को हम अपनी बॉडी में स्टोर करके क्यों नहीं रख सकते, है ना। तो बेटा इसका आंसर ये है, विटामिन सी को अपनी बॉडी में इसलिए स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है। कैसा है, वाटर सॉल्युबल। तो जब आप विटामिन सी एक्सेस में लेते हैं तो विटामिन सी यूरिन का जो वाटर है, यूरिन में पानी है ना, तो यूरिन के वाटर में विटामिन सी की एक्सेस घुल जाती है और वो यूरिन के साथ बॉडी में से पास आउट हो जाता है। तो आंसर क्या हुआ, द एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन सी बिकम सॉल्युबल इन वाटर प्रेजेंट इन यूरिन एंड एस्केप आउट फ्रॉम द बॉडी, दैट्स व्हाई एक्सेस ऑफ विटामिन सी डज नॉट अकर इन अवर बॉडी। हिंदी में विटामिन सी की अतिरिक्त मात्रा यूरिन में उपस्थित पानी में घुलकर बॉडी से बाहर चली जाती है, इसलिए विटामिन सी कभी भी बॉडी में एक्सेस में नहीं रहता है। इसकी वजह यह आई कि विटामिन सी क्या है, वाटर सॉल्युबल। क्या है, वाटर सॉल्युबल। तो वो यूरिन के पानी में घुलकर बाहर चला गया क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, इसलिए कभी भी बॉडी में वो एक्सेस में होगा नहीं। पूरी बात क्लियर आई। एग्जाम में क्या लिखा, क्या हो गए, विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड इट बिकम सॉल्युबल इन वाटर ऑफ यूरिन and escape out from our body. So
एक्सेस ऑफ विटामिन सी डज नॉट अकर इन अवर बॉडी। उम्मीद है सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म्ड व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थाइमीन इज हाइड्रोलाइज्ड। वो कहता है क्या प्रोडक्ट बनेंगे अगर हम ऐसा न्यूक्लियोटाइड डीएनए का ले लें जिसमें थाइमीन नाइट्रोजन बेस है और उसको हाइड्रोलाइज कर दें। हाइड्रोलाइज का मतलब है ब्रेक कर दें। तो थाइमीन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करने पर, हाइड्रोलाइज करने पर क्या बनेगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनाए, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनाए, और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनाए, डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस से। इस क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि नाइट्रोजन बेस थाइमीन है, नाइट्रोजन बेस थाइमीन है। तो सीधी सीधी बात है कि न्यूक्लियोटाइड टूटकर न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड टूटकर थाइमीन नाइट्रोजन बेस बनाएगा और डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जिसमें थाइमीन लगा है उसे ब्रेक करें, हाइड्रोलाइज करें, तो तीन चीजें बनेंगी। बताओ क्या क्या बनेगा। पहली चीज बनेगी थाइमीन नाइट्रोजन बेस, दूसरी चीज बनेगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, और तीसरी चीज बनेगी फॉस्फेट ग्रुप। दोबारा सुन लें, पहली चीज बनेगी थाइमीन नाइट्रोजन बेस, दूसरी डीऑक्सीराइबोज शुगर, और तीसरी चीज क्या बनेगी प्यारे बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, डीऑक्सीराइबोज शुगर को बीटा डी, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको मिटाल के क्योंकि थर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया है, थोड़ा सा लिख रहा हूं, जगह बना रहा हूं। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसको बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज शुगर भी कहते हैं। तो कईयों बार बुक लिख देती है बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज शुगर, और कई बार टीचर बोल देता है इनको हटाकर डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो बेटा दोनों में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज शुगर, या टू भी हटा दो, बीटा डी डीऑक्सीराइबोज शुगर, या आप खाली क्या बोल लो, डीऑक्सीराइबोज शुगर, सब एक ही बात है। कौन एक ही बातें हैं? आप लिखें बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज शुगर, या आप टू हटा दें, खाली लिखें बीटा डी डीऑक्सीराइबोज शुगर। दोबारा समझ रहे हैं या नहीं? यानी कि एक बच्चा लिख के आता है बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक टू हटा देता है तो वो क्या लिखेगा, बीटा डी डीऑक्सीराइबोज शुगर। एक बीटा डी भी हटा देता है तो वो क्या लिखेगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तीनों एक ही बात होती है। तो मैंने आपको बताया कि जब आप ऐसे न्यूक्लियोटाइड को जिसमें थाइमीन लगा है उसे हाइड्रोलाइज करोगे तो तीन कंपोनेंट बनेंगे। वो हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर पहला, दूसरा थाइमीन नाइट्रोजन बेस, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। अब चौथा क्वेश्चन देखें, थर्ड वाला हो गया। अब फोर्थ देखें, थर्ड को मिटाल दे रहे हैं जिससे जगह थोड़ी सी खाली हो जाए, साफ नजर आए हमें। फोर्थ वाला पढ़ना शुरू कर दिया कई बच्चों ने, वेरी गुड, पढ़ें। When RNA is hydrolyzed, there is no relationship among the quantities of different nitrogen bases obtained. What does this fact suggest about the structure of RNA? Repeat. When RNA is hydrolyzed, there is no relationship among the quantities of different nitrogen bases obtained. What does this fact suggest about the structure of RNA? वो कह रहा है कि अगर डीएनए को तोड़ो तो ए टी के बराबर होता है, जी सी के बराबर होता है, लेकिन आरएनए को तोड़ने पर ए के बराबर यू नहीं होता और जी के बराबर सी नहीं होता। इस बात से आपको क्या पता चला? इस बात से हमें यह पता चला कि जो डीएनए था उसमें दो धागे थे और दोनों धागे एक दूसरे के क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री। इसलिए ए टी के हमेशा बराबर होता है, जी सी के बराबर होता है। डीएनए में एटीजीसी था, आरएनए में ए यू जी सी होता है, टी तो होता ही नहीं है, उसके स्थान पे यू होता है। तो डीएनए में एटीजीसी था, आरएनए में ए यू जी सी है। डीएनए में दोनों धागे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे,
ए हमेशा टी के बराबर होता था, जी हमेशा सी के बराबर होता था। आरएनए में तो एक ही धागा होता है, डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री थी। आरएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री होने का तो चक्कर ही नहीं है ना। तो इसलिए उसमें ए यू जी सी अलग अलग नंबर में होंगे। ए यू के बराबर नहीं होगा, ऐसे जी सी के बराबर में नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आरएनए को हाइड्रोलाइज करने पर AUGC नाइट्रोजन बेस अलग अलग नंबर में बनते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आरएनए को हाइड्रोलाइज करने पर नाइट्रोजन बेस AUGC अलग अलग नंबर में बनते हैं, ऐसा क्यों है? तुम्हारा आंसर है आरएनए में एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, इसलिए AUGC अलग अलग नंबर में बनते हैं। तो इसकी वजह है आरएनए में डीएनए की तरह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं होती जो कॉम्प्लीमेंट्री हो, उसके स्थान पर केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, इसलिए ऐसा होता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इन आरएनए देयर इज सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सो इन आरएनए there is no relationship between nitrogen bases, but in DNA there are 2 polynucleotide chains which are complementary, so there is relationship between nitrogen bases in case of DNA, but it is not possible in case of RNA. तो आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, आरएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, इसलिए नाइट्रोजन बेस में आपस में कोई संबंध नहीं है, जबकि इसके विपरीत डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, इसलिए डीएनए में नाइट्रोजन बेस आपस में रिलेटेड होते हैं। ए टी के बराबर होता है, जी सी के बराबर होता है, लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता है। उम्मीद है बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज का वीडियो कैसा लगा, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन इन टेक्स्ट वाले क्लियर हो रहे हैं? ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं।